Good morning, ma'am. Madam, can you see share option on your screen? Yeah. Rekha ji, and thank you uh, so much for shifting my session today. I will remain grateful for that. Uh, what I will be doing today would be the about learning difficulties and disabilities, because this is a term which has been uh, uh, like used interchangeably. So when we say the child has a learning difficulty, we what we actually mean is, does the child have a learning problem? मैडम थोड़ा हिंदी भी बोलेंगे तो भी ठीक रहेगा। बिल्कुल बोलूंगी, बिल्कुल बोलूंगी। जी जी जी। So the problem is कि जब हम वर्ड यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी, लर्निंग डिफिकल्टी, लर्निंग डिसेबिलिटी और लर्निंग प्रॉब्लम्स, तो जब क्लास में बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो हमेशा हम बोलते हैं यार इसको लर्निंग डिफिकल्टी है, बट टेक्निकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ लर्निंग प्रॉब्लम। तो वो लर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है घर में कोई इश्यूज हुए हों, वो उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जो भी है वो प्रॉब्लम हो जाती है। सो आज का जो हम सेशन करेंगे वो, we talk about learning difficulties, then we talk about what are the special learning abilities of children, and also what is inclusion and inclusive strategies. सो द क्वेश्चन उठता है कि लर्निंग डिसेबिलिटी और डिफिकल्टी में क्या कोई अंतर है? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट आई वुड वांट टू डू इज टेक यू थ्रू टू फ्रेमवर्क्स। एक है लर्निंग डिफिकल्टी का फ्रेमवर्क, दूसरा है लर्निंग डिसेबिलिटी का फ्रेमवर्क। और जब से वो मूवी आई है तारे जमीन पर, बहुत सारे लोगों को अब अंदाज है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है और लर्निंग डिफिकल्टी क्या होती है। सो लेट मी सी व्हाट लर्निंग डिसेबिलिटी इज। अब लर्निंग डिफिकल्टी जो है एक नॉन कैटेगोरिकल डेफिनेशन है, मतलब ये जो किसी कैटेगरी में नहीं आती है। अगर हम फेडरल लॉ को भी लेके चले यूएस का, या आइडिया को भी लेते हैं, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटी एजुकेशन राइट्स वाला भी लेके चलते हैं, तो ये उसमें उसमें कैटेगराइज नहीं की गई है। क्योंकि कैटेगराइज नहीं की है इस वजह से उसमें कोई अकोमोडेशंस नहीं मिलते हैं। So it is a non-categorical definition and includes those who have difficulties learning one or more basic academic skills. फिर they readily respond to intensive educational intervention. तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मैंने उसको ट्यूशन करा दिया, या हमने कोई उसको स्ट्रैटेजीज सिखाई हैं फॉर अ नंबर ऑफ आवर्स, और फिर उससे वो उसका इम्प्रूवमेंट बेटर हो गया है, तो वो बोलेंगे कि लर्निंग डिफिकल्टी है। सो जो एजुकेशनल इंटरवेंशन है वो बेसिक एकेडमिक स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, मैथ्स है, और एक जनरल ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। सो लर्निंग डिफिकल्टीज अराइज फ्रॉम, हो सकता है फिजिकल कोई कंडीशन हो जिसकी वजह से पढ़ाई में दखल हो रहा है, या कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, या कोई एनवायरमेंटल कॉज हो, और जो हमारे लेजिस्लेशन में ये कवर्ड नहीं है, एनी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, एनी एनवायरमेंटल कॉजेस हमारे लेजिस्लेशन में कवर्ड नहीं है। और क्योंकि इसलिए कवर्ड नहीं है बिकॉज ये मान के चलते हैं कि दे आर नॉट अज्यूम टू बी अंडरलाइंग डिसऑर्डर। ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई अंडरलाइंग डिसऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से उसको रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक या एकेडमिक परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम है। सो लर्निंग डिसेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है कंडीशन जो इफेक्ट करती है लर्निंग,
intelligence across all areas of life. डिफिकल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक कंडीशन जो विच क्रिएट्स एन ऑब्स्टिकल. जो डिफिकल्टी वो ऑब्स्टिकल किसी भी फॉर्म ऑफ लर्निंग में करती है, बाधा बनती है किसी की लर्निंग में, एंड जो ओवरऑल आईक्यू है वो इफेक्ट नहीं करती है. अब एक क्वेश्चन जो है, तो लर्निंग डिफिकल्टी जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको अम्ब्रेला टर्म है जो किसी भी तरीके की एकेडमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उसको हम डिफिकल्टी बोलते हैं. और क्या डिसेबिलिटी नहीं है? अगर किसी बच्चे को विजुअल का प्रॉब्लम है, मतलब देखने का प्रॉब्लम है, विजन का प्रॉब्लम है, जैसे ब्लाइंडनेस है या लो विजन है, या हियरिंग का प्रॉब्लम है, या डेफ ब्लाइंड है, या मोटर डिसेबिलिटी है जैसे पोलियो है, सीपी है, ये सब जो है, या मेंटल रिटार्डेशन है, या इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अगर इस टाइप का अगर कुछ है तो उसको जो है हम बोलेंगे कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है. इसलिए हम बोलते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है क्योंकि जो प्राइमरी कंडीशन जो बनती है वो बनती है विजुअल की. प्राइमरी कंडीशन जो डिसेबिलिटी बनती है वो बनती है हियरिंग की, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज, या बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट, या बिकॉज ऑफ कल्चर, या बिकॉज ऑफ द चाइल्ड इज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज. तो वो प्राइमरी कंडीशन हो जाती है. अगर वो प्राइमरी कंडीशन है तो ये डिसेबिलिटी नहीं है. या अगर ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंडनेस को जो है कभी कभी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, या डेफनेस को ऑडिटरी एंड विजुअल परसेप्शन से, कि मतलब मान लीजिए हम दो शब्द एक साथ बोल रहे हैं, फादर रादर, तो वो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है. तो इसके मतलब ये नहीं कि वो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो ये बच्चा एलडी है. नहीं, उसकी हियरिंग का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये बच्चा एलडी नहीं है. दूसरा जो है विजुअल परसेप्शन. अगर मान लीजिए बच्चा लो विजन है, या बहुत कम उसका रेजिडुअल विजन बचा है और उसकी वजह से वो ठीक से देख के नहीं कर पा रहा है, तब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि विजुअल परसेप्शन का प्रॉब्लम है, कि जो वो देख रहा है उसको वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है. तो ये सब रीजंस अगर हैं तो बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबल्ड नहीं है. अब जो ट्रुथ्स हैं, कुछ डिफिकल्टीज डिसेबिलिटीज are are two names for the same things. कि learning disability are two names of the same thing. ये ऐसा नहीं है. They are two different things. Disability अलग है, difficulty अलग है. A person with learning difficulty has disability has learning difficulties. So, but not all people with any form of learning difficulty automatically learning disabled. जो बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड है उसको लर्निंग डिफिकल्टी होगी, क्योंकि उसको रीडिंग में रहे प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, उसको मैथ्स में प्रॉब्लम है, और ये सब स्टेम करता है उसको उसकी प्रोबेबली मेमोरी, परसेप्शन से, थिंकिंग से. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी बच्चा जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है वो लर्निंग डिसेबल्ड, ऑटोमेटिकली लर्निंग डिसेबल्ड हो जाती है. सो जो डेफिनेशन है ऑफ डिफिकल्टी एंड डिसेबिलिटी का जो है उसकी डिफरेंट मीनिंग्स है डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्री यू लिव इन. अब मैं बताऊंगी कि जो जिसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं उसको यूके वाले कैसे उसको डिफिकल्टी बोलते हैं, जिसको हम डिसेबिलिटी बोलते हैं यूके वाले उसको डिफिकल्टी बोलते हैं, एंड वाइस वर्सा. अभी मैं आगे ये बताऊंगी. सो accommodations give kids an unfair advantage. That's why so many difficulties claim to have learning disability. ये भी माना गया है और बहुत लोग इस बात को बोलते हैं कि क्योंकि अगर चाइल्ड वो लर्निंग डिसेबल्ड है
तो उसको गवर्नमेंट से बहुत कंसेशंस मिलते हैं, बहुत सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाएं जनरली जो हैं वो मिलती हैं आपके एक राइटर दे देंगे, या आपको कोई क्वेश्चन पढ़ देगा, या आपको कैलकुलेटर दे देगा, या अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट दे देंगे अगर वो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला हो या मैप रीडिंग वाला हो, क्योंकि डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग द मैप, तो उनकी जगह एक डिफरेंट क्वेश्चन दे देंगे। तो मानना ये है जो जो मैल प्रैक्टिस जो ये है वो ये है कि स्पेशली जो 10th स्टैंडर्ड होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे मतलब दैट्स सपोज टू बी द मोस्ट क्रिटिकल ईयर, और पेरेंट्स भी बहुत टेंस रहते हैं कि 10th है। उस समय क्या देखा गया है, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक स्कूल से अटैच थी जहाँ मेरी बेटियां पढ़ती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वो सब बच्चे असेसमेंट के लिए आते थे, एंड दे वांटेड अ लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट सो दैट दे कुड गेट अ राइटर। अब जब राइटर मिलेगा तो ये भी देखा गया, हम लोग ने जब पता लगाया तो ये भी देखा गया कि वो ढूंढते थे कि कौन सा राइटर किस ट्यूशन टीचर के पास जा रहा है, क्योंकि तब उनको समझ में आता था कि हाँ इस राइटर के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो राइटर हेल्प कर देगा जहाँ पे लिखने का आएगा, अपनी तरफ से भी ऐड कर देगा। सो दीज आर ऑफ कोर्स द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ दीज अकोमोडेशंस जो गवर्नमेंट से मिलते हैं। तो ये भी मैल प्रैक्टिस है कि जो बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टी है वो डिसेबिलिटी दिखाना चाहते हैं। एक तो ये रीजन है, दूसरा ये भी रीजन था कि जो हमारा जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जैसे 10th का अगर रिजल्ट आया उसमें कहीं लिख के नहीं देते थे कि द चाइल्ड हैज लर्निंग डिसेबिलिटी, तो पेरेंट्स टुक एडवांटेज ऑफ दैट कि इसको जो है ये लर्निंग डिसेबिलिटी तो कहीं लिख के आता नहीं, किसी तरीके से 10th निकाल देते हैं। There are some myths also with respect to learning disability, that learning disability are not common. उसका जो अगर हम प्रिवलेंस देखें तो 7 से 10% का प्रिवलेंस होगा। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज आर लेजी। एक्चुअली क्या है कि सब सोचते हैं कि ये जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं ये लेजी होते हैं, और जितना पढ़ते हैं पढ़ते नहीं है, नहीं पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बट क्या है कि उनके प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो पढ़ा उसको हम पहले जो पढ़ा है उसको हम नहीं प्रोसेस कर पाते हैं वो इंफॉर्मेशन। सो बैक एंड फोर्थ जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोग ने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में कहीं कुछ पढ़ा होगा, कहीं कुछ सोचा होगा, या मैंने जब तारे ज़मीन पर किस बताया तो आपको इमिजिएटली वो ध्यान आ गया। तो क्या किया आपने कि ये जो इंफॉर्मेशन है दिस वी डू बैक एंड फोर्थ, so from a short term memory we go into a long term memory, pull out that information which is already assimilated there, and then reuse that information, add to the new information। तो ये प्रॉब्लम क्योंकि बच्चों को होती है तो उस वजह से लगता है कि लेजी है, पढ़ नहीं रहा है। People can grow out of learning disabilities, ये एक myth है। Those who have learning disabilities, it is a lifelong pervasive disorder। वहाँ पे जो है वो बच्चे अगर early ages में if we are able to capture that, if we are able to help the child remediate the problems, then the child does learn coping skills। So, learning disabilities are linked to a lower IQ. No, they are not linked to lower IQ. It is said that a child with learning disability has average and above average intelligence. So, agar wo low average hai, to which means that the child is not learning disabled. So, learning disability is only a problem in school settings? No, learning disability
can learning disability can happen. I mean, it can manifest at school level, at college level, even at workplace level. So if we have children, then we have to uh, plan the children, prepare the children accordingly. So it just does not finish at the school level. Dyslexics read backwards. वो बहुत ये क्योंकि तारे जमीन पर उसने बोला कि उसको नंबर्स रोटेट करते दिखते हैं, डांसिंग दिखते हैं, ऐसा नहीं है। वो बैकवर्ड्स तो नहीं पढ़ते हैं कि मतलब हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, वो राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो है उनको जो लेटर्स जो हैं वो कभी इनवर्ड करके पढ़ लेते हैं, कभी उसको ओमिशन कर देते हैं, वर्ड ही छोड़ लेटर ही छोड़ देते हैं या पूरा पूरा वर्ड छोड़ देते हैं, कभी उसकी जगह एक नया लेटर ऐड कर देते हैं या एक नया वर्ड ऐड कर देते हैं। सो दे आर नॉट लेजी और अनमोटिवेटेड, ऐसा नहीं है। वो देखने में लगता है बिकॉज कंटिन्यूसली व्हेन यू आर ट्राइंग टू हेल्प एंड द चाइल्ड इज स्टिल नॉट एबल टू डू इट, देन ये लगता है कि they are not motivated enough. And yes, motivation is a little problem, but that it can be overcome. फिर उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट कॉजेज एलडी। कई रिसर्चेस लोगों का मानना है कि जब जब शुरू के स्टेजेस में पेरेंट्स जो हैं हुआ वर्किंग पेरेंट्स और नहीं उतना टाइम डिवोट कर पाते हैं बच्चों को, या जॉइंट फैमिलीज में है मदर्स नहीं टाइम डिवोट कर पाती हैं, तब हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन रिसर्चेस ने शो किया है, ऑल the evidence based researchers have shown कि ऐसा कुछ भी नहीं है। Parental involvement has got nothing to do with LD. It affects more boys than girls, ऐसा भी नहीं है, though of course if we see the researches generally boys and girls पे हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। Though we may not find an equal number of boys and girls, but it affects only boys, that is a myth. Glasses can help fix learning disabilities. नहीं, glasses अगर आपका vision का भी problem है, then glasses may help you, but technically it would be perception which would remediation in perceptual skills जो आपको help कर सकता है। So ये जो हम बोलते हैं कि वो जो पढ़ता है वो बैकवर्ड्स पढ़ता है, लेटर्स आर डांसिंग, वर्ड्स आर रिवर्स्ड और लेटर्स आर रिवर्स्ड, नंबर्स आर रिवर्स्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लासेस अगर हम करेंगे। सबसे पहला चेक होता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं and if you ask the child to read something, you will see that the child has the book very close to the eyes. और जब क्लोज के बाद भी कभी अपनी आंख मल रहा है, कभी उंगली रख रहा है उसके ऊपर, तो जब ऐसे आप देखें तो एक फर्स्ट साइन होगा दैट विल मेक यू अवेयर कि कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की जगह अपना कोई वर्ड यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ व्हाट द वर्ड इज। कभी जो है वो जैसे लेफ्ट है, लेफ्ट की जगह फेल्ट पढ़ लिया। तो these are signs and symptoms. अगर मान लीजिए डिस्ग्राफिया का अगर प्रॉब्लम है और क्लास में आप देख रहे हैं कि वो सबसे पहले जो है वो ब्लैक बोर्ड के पास आके लिख रहा है, सब बच्चे अपनी अपनी डेस्क पे लिख रहे हैं ये बच्चा जो है ब्लैक बोर्ड के पास आके लिख रहा है या टीचर की डेस्क के पास आके लिख रहा है, that again is a sign. तो और फिर आप देखिएगा कि वही बच्चा है, उसकी जितनी भी एक्सरसाइज बुक्स हैं वो आधी खाली मिलेंगी। क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो देख रहे हैं फिर उसको दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं और फिर लिख रहे हैं, तो जब इस टाइप का होता है दैट इज they taking time to process that information. तो जब टीचर पूछती हैं बच्चों से कि have you all copied, बच्चे बोलते हैं कि यस और वो ब्लैक बोर्ड मिटा देती हैं। ऐसे बच्चों को मैं बार बार हरदम ये एग्जाम्पल देती हूँ
कि ऐसे बच्चों की माएँ जो हैं, इफ़ यू आर अ लिटिल विजिलेंट एंड ऑब्जर्वेंट, आप देखिएगा कि एवरी फ्राइडे or every Saturday, whichever is the last day of school of that week, वो मदर्स वहाँ रहती हैं और वो जितना भी होमवर्क क्लास वर्क छूटा हुआ होता है वो किसी अच्छे क्लास का जो गुड स्टूडेंट होता है उसके उससे उसकी कॉपी करती रहती हैं. So these are the first signs and symptoms which if you are observant you can notice. uh, if the child is coming very close to the class, to the blackboard and writing, first thing what you can do is send for an eye checkup. अगर आई चेकअप करने के बाद 6/6 विजन है, देन आप उसको और ऑब्जर्व कीजिए फॉर ऑल अदर पैरामीटर्स. अगर नहीं, अगर मान लीजिए आंख खराब है तो इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अ पुअर आई साइट, तो आप उस टाइप का अकोमोडेशन दिलवा दीजिए. पीपल विद एलडी कांट बी सक्सेसफुल, ऐसा नहीं है. हमने बहुत सारे वेल नोन पर्सनालिटीज को देखा है जो एलडी रहे हैं लेकिन फिर भी ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं. आइंस्टाइन इज वन ऑफ देम. हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं. मेरे अपने 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाके उन्होंने मास्टर्स किया है मेडिसिन में. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So medication can be used to treat LD. LD, this is not a disease, so it cannot be treated. तो जनरली पेरेंट्स जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कुछ दवाएं दे देते हैं तो उसमें वो प्लेसिबोज देते होंगे या विटामिन दे देते होंगे या कोई दवा दे देते होंगे जिससे अटेंशन बना रहे. सो ये जो है it is not a disease. Learning disability is a disorder which remains all throughout one's life. तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी एक कैटेगोरिकल डेफिनेशन है. अब क्या है कि पहले तक 1994 में जब हमारा इंडिया में जब पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो आया था, उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी कहीं मेंशन नहीं की थी, 7 डिसेबिलिटीज की गई थी. लेकिन अब जो 2016 में जो एक्ट आया है आरपीडब्ल्यूडी, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उसमें जो है वो 21 डिसेबिलिटी दी हैं और ये जो है एक 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 कैटेगरी है. Learning disabilities are lifelong, pervasive, do not respond readily to intensive educational environment. तो ये मैंने पहले भी बोला था कि जब हम डिफिकल्टी की बात कर रहे थे कि डिफिकल्टी में अगर हम इंटरवेंशन करें या हम सपोर्ट दें या हम अकोमोडेशंस दें तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगता है. जहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी है वहाँ पे एक तो ये लाइफ लॉन्ग रहती है. डिपेंड करता है आप किस उम्र पे आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपको उतना वो बच्चा जो है वो कोप करना शुरू कर देता है. So it is viewed as having a neurological problem. ये neurological disorder है, lifelong condition है, and is highly resistant to educational intervention. तो educational intervention जो है, जब जो parents आते हैं हम लोग के पास intervention के लिए, remedial intervention के लिए, उनको हम लोग बहुत clearly बोलते हैं कि आपको ये जो effect है वो एक दिन में नहीं मिलेगा. आपको ये इफेक्ट जो है वो एटलीस्ट see a minimum of 6 to 8 months to a year to see visible changes in the child, to see how the child is coping. So academic adjustments की ज़रूरत है, accommodations की ज़रूरत है, individualized learning strategies की ज़रूरत है. जब ये हम provide कर सकते हैं, then what happens is that the children are able to achieve better, and then they are able to achieve at their ability level, because हमने
उनका जो करिकुलम है वो सिंप्लीफाई कर दिया, बिकॉज हम उनको कंसेशंस दे रहे हैं, तो जो उनकी एबिलिटी लेवल है तब वो उसके ऊपर अचीव करते हैं. Because don't forget that these children are average and above average in intelligence. उनकी इंटेलिजेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, unlike intellectual disability, unlike Down syndrome. So, few things which we should not confuse with disability and learning problems. Learning problems which are primarily results of either visual or hearing or motor handicaps. Intellectual disability हो सकती है, emotional disturbances हो सकता है, environmental problems हो सकते हैं, cultural differences हो सकते हैं या cultural deprivation हो सकता है, economic disadvantages होता है. तो ये सब का अगर रीजन है तो जनरली लर्निंग प्रॉब्लम्स होगा, डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है. तो लर्निंग डिसेबिलिटी हम बोलते हैं कि इज एन अम्ब्रेला टर्म डिस्क्राइबिंग अ नंबर ऑफ अदर मोर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज. अब यहाँ पे जब हम अम्ब्रेला टर्म करते हैं फॉर अदर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज, व्हाट वी से इज कि ये जो है आपका, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे मोटर कोऑर्डिनेशन हो, चाहे अटेंशन हो, सो ये सब जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बोल देते हैं. तो एक ये डिसऑर्डर इन वन और मोर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस. अब वन और मोर जो बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो है मेमोरी का प्रॉब्लम हो सकता है. अब मेमोरी में भी या तो शॉर्ट टर्म का हो सकता है, लॉन्ग टर्म का हो सकता है, वर्किंग मेमोरी का हो सकता है. तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. राइटिंग की बात अगर हम बोलते हैं तो राइटिंग में जो है वो आपका स्पेलिंग्स हैं, हैंड राइटिंग है, पेनमैनशिप है, या रिटन एक्सप्रेशन है. तो रिटन एक्सप्रेशन में ओरिजिनलिटी है, आइडियाज हैं कि वही चीज बार 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 लिख रहा है. या मैथ्स है, मैथ्स में है तो अरिथमेटिक का प्रॉब्लम है, नंबर्स का प्रॉब्लम है जिसको हम न्यूमरेशन भी बोलते हैं, या जो है वो ऑपरेशंस का प्रॉब्लम है कि हमको उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैथ्स एडिशन करें कि सब्ट्रैक्शन करें कि डिवीजन करें कि मल्टीप्लिकेशन करें, और फिर उसका एप्लीकेशन कि इसको अप्लाई अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे. तो ये प्रॉब्लम्स वो मैनिफेस्ट करती हैं. प्रॉब्लम्स इन मेमोरी, प्रॉब्लम इन परसेप्शन, प्रॉब्लम इन थिंकिंग, प्रॉब्लम इन अटेंशन, ये सब जो है ये मैनिफेस्ट करती हैं आपके रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक में वगैरह में. और ये कहाँ पे जो वो दिख रहा है वो है स्पोकन और रिटन लैंग्वेज में दिखेगा आपको. में मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इम्परफेक्ट एबिलिटी टू लिसन. आप आवाज देते रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं. ये नहीं है कि उनकी हियरिंग ठीक नहीं है, इट इज बिकॉज अटेंशन नहीं है. अटेंशन नहीं है तो हम सुन भी नहीं रहे हैं. आई एम अनेबल टू थिंक. आई मे थिंक, बट if you say think out of the box, I do not know. If you say critically think about it, I cannot do it. When you ask them to speak, ये नहीं है कि speech impairment है, but I'm unable to phrase sentences. वही सेंटेंस हम बार 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 बोलते हैं, बोलो कि नहीं कुछ और भी तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है. अगेन अनेबल टू रीड, राइट, स्पेल, टू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये अभी मैंने आपको समझाया. Then it also manifests in input. जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं. अब जो हम अनकॉन्शियसली क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन whatever we have, we put it in our, we chunk them in our respective folders. That is our, so I'm talking. Hello.
Friends, am I So, audible? please. Yes, ma'am. You are audible. Okay. Organization is a big problem with them. So when I'm organizing things, उनका आप ये देखिए, उनका कभी भी जो स्कूल बैग है वो कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो either every day this is a common problem. Either they have missed out their pencil box, or they have left their book behind, or the exercise book behind, in spite of the fact that the mother has been after them that please pack your bag according to the timetable. अब बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, that they pack according to their timetable. So the mother, in spite of the fact that the mother may be standing there, my cases which have been there, mother has been standing and instructing, and in spite of that he's forgotten things at home. Memory is a problem. Whatever I have learned, I'm unable to use that information. I'm unable to translate it into something else. So that is a problem. So that is why I've been constantly saying that is a problem. Now, there are different perspectives to the term learning difficulty and disability. Let us see what the term learning disability doesn't mean the same thing in different countries. अब यूके में जो है, a learning disability refers to someone who has an IQ lower than 70. तो मैंने पहले भी बोला था कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, उनको वो लोग लर्निंग डिसेबल्ड बोलते हैं जिनकी आईक्यू जो है वो 70 से कम होती है, जो उनको इंटेलेक्चुअल डिलेड डेवलपमेंट जो है वो डिलेड होता है, एंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. तो learning disability according to UK could be mild, moderate, and severe, and profound. And they are said to always be global and affect every aspect of person's ability to function at the same level all around. So ये एक global disability ये बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प स्किल में भी प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है, इंटरेक्शन में भी प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में भी प्रॉब्लम है. तो ये बोलते हैं ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और जो हर लेवल पे इफेक्ट करती है. फिर यूके में ये टर्म जो है जनरली रिफर करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को. A learning disability, according to them, normally refers to difficulty in learning that's more specific and not global. तो लर्निंग डिसेबिलिटी का क्या क्या है कि a learning difficulty normally refers to difficulty in learning that's more specific and not global. तो अगर आप देखिए कि जो हमारे यहाँ के जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे डिसलेक्सिक हैं, डिसग्राफिक हैं, डिसकैल्कुलिक हैं, उनको जो प्रॉब्लम है वो स्पेसिफिक एरियाज में है. ओवरऑल हमको नहीं बहुत प्रॉब्लम आती है. एक तो हम बोलते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एक इनविजिबल डिसेबिलिटी है, and because it is an invisible disability, many a times we don't, like, we may be meeting a child with learning disability. I may probably be able to identify or get clues from his behavior, but any other person who does not know the subject matter so well may just let it go and say, or like, he's just a naughty boy, or like, he's a little difficult with his parents. So conditions like dyslexia, dysgraphia, dyspraxia, dyscalculia in United States are all considered to be learning difficulty, because वो यूके वाले बोलते हैं कि लर्निंग डिफिकल्टी में जो है वो आईक्यू इंटैक्ट रहती है. तो अगर एवरेज है तो अबव एवरेज ही रहेगी. और लर्निंग डिसेबिलिटी इनके हिसाब से कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमेशा कम रहती है. So, and they are not global. तो global नहीं है तो इफेक्ट जो सिर्फ लर्निंग में उसका हम देख रहे हैं या स्पेसिफिक एरियाज में देख रहे हैं,
and they wouldn't normally affect a person's overall intelligence. तो ये तो है यूके का. अब यूएसए क्या बोलता है? यूएस बोलता है कि disability is means a specific learning difficulty. So children with specific learning disabilities are eligible for educational services. So अगर वो disability है तो उसको वो services मिलेंगी, accommodations मिलेगा, concessions मिलेगा जो उनके अंडर उनके आइडिया के अंदर होता है. और उनके हिसाब से ADHD, dyscalculia, dysgraphia, dyslexia, dyspraxia, executive functioning, non-verbal learning disability, oral and written disorder, and specific reading comprehension deficits, all these come under learning disability in US. Intellectually disabled को वो लोग बोलते हैं कि जो ID होते हैं, intellectually disability is a term used when a person has certain limitations in cognitive areas, in functional skills, in communication skills, in self-help skills. So ये वो बोलते हैं. और these limitations can develop, can cause a child to develop and learn more slowly or differently than a typically developing child. So intellectual disability is the most common of developmental disability. अब जो US बोलता है, Canada follows the same. So and they generally have taken from the US model, and so Canada follows the same. In India, we also have the same thing that the US follows. We follow the US perspective, and we also say that it is a categorical definition. It is characterized, it has a definition, and it can be seen in the RPWD Act. So हमारे यहाँ act हो गया है जिसको तो हम LD को disability बोलते हैं. Now the thing why I am sharing this with you is difficulty and disability. One is that these two terms are used very interchangeably, though they do not mean the same. And second is that when you are reading research journals, you will be seeing this difference when which one is a UK based journal or which one is a US or a Canada based journal. That there you will be seeing this difference. So they are not one and the same thing. Now the second question which arises is that what are the children with extraordinary abilities called? They are the ones which are gifted and talented. They are the ones who also need special care and help and support. Because हमने कई तरीके के देखे हैं कि जो बच्चों को सपोर्ट या हेल्प बहुत ही गिफ्टेड हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, they also can lose their path, they also can go berserk, they also would need help and support. Otherwise, उनका functioning disrupt हो जाती है. So gifted are those who have extraordinary intellectual ability and creativity. And talented are those who have exceptional skills and ability in specific areas. तो जैसे हम बोलते हैं कि अरे वो तो म्यूजिक में बड़ा टैलेंटेड है, वो तो सितार में बड़ा टैलेंटेड है, वो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड है, या उसकी जो है लैंग्वेजेस में उसकी गिफ्ट है. So this is what we are trying to say. So जो gifted and talented youths and children होते हैं, they perform and show the potential for performing at remarkably high levels of accomplishment. तो जब भी जो हम लोग कितनी बार हम लोग ने किसी ने बताया है कि अरे मेरा बेटा ने तो ये इतना किया और उसका जो मैथ्स का स्कोर था वो 98% था, या उसका इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्कोर था वो 99% होगा, हम लोग का इमीडिएटली मुंह से निकलता है कि अरे वाह ये तो गिफ्टेड है. So we have been using these terms but not really realizing that these are the children who also
when they are in an inclusive classroom, they also need support. So exhibit high performance capability in intellectual, creative, artistic areas. They possess unusual leadership qualities, or they they excel in specific fields, academic fields. या तो एक स्पेसिफिक एकेडमिक फील्ड में एक्सेल करते हैं या ओवरऑल करते हैं. एंड एंड ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कल्चरल ग्रुप है या एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है जिनके जिनके यहाँ के बच्चे हैं या जो जब नौजवान हैं वो ही बहुत गिफ्टेड एंड टैलेंटेड है. ऐसा नहीं है. इट कैन बी फाउंड अक्रॉस ऑल कल्चरल ग्रुप्स, अक्रॉस ऑल इकोनॉमिक स्ट्रेटा एंड इन एरियाज ऑफ human endeavor. We have heard success stories where we have children who have come from impoverished environment and they have excelled. मतलब लगता नहीं है कि ये इस गांव का है. अभी कल वो एक न्यूज में या मैं कहीं पढ़ रही थी, वहां पे उस एक जिले में एक वही एक बच्चा है जो सिविल इंजीनियर है. So he started a library, like whatever he could do to train others. तो ये किसी फॉर्म का गिफ्ट है जो in spite of all the odds this particular boy has reached up to that level. So the thing is, not all gifted are the same. There can be 6 types of giftedness. एक है the very successful, वो तो सब पता रहे gifted है, successful है. एक जो होता है वो डाइवर्जेंटली गिफ्टेड होता है कि डिफरेंट वेज में गिफ्टेड है. एक गिफ्टेड होता है जो अंडरग्राउंड होता है. गिफ्टेड है लेकिन सामने नहीं आता है, बोलता नहीं है. हमको लगता है कि कभी कुछ कर जाता है लेकिन अंडरग्राउंड होता है. एक गिफ्टेड होता है जिसको वो जो चैलेंजेस है वो जो उस जिस लेवल पे होना चाहिए नहीं करता है, नहीं कर पाता है, बोर्डम आ जाता है तो ड्रॉप आउट कर सकता है. देन देयर इज अ डबल लेबल्ड कि गिफ्टेड है कि लेजी है कि स्नूटी है, क्या है. एंड देयर इज द ऑटोनॉमस लर्नर जो अपने आप पढ़ता है, अपने आप करता है. कि doesn't wait for the teacher to tell कि नहीं अब ये करना है. वो अपने आप उसको पता है, वो अपने आप करके वो अपना बैठ जाता है. So these are the different type, and for each of these we need to take care. So जब gifted and talented का हम characteristics की बात करते हैं, then we have this where you have the learning characteristics, you have the self-determination characteristics, you have creative thinking characteristics, you have social leadership, and you have motivational. Now let us see what each of these actually mean. जो learning characteristics होता है तो because learning है तो जो बच्चे gifted हैं, बच्चे या youth आप समझ लीजिए कि वो जो हैं they are analytical thinkers, they are logical thinkers. वो display करते हैं अपनी ये thinking abilities को. फिर उनका क्या है कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको जल्दी से ग्रहण करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको असिमुलेट कर लेते हैं जल्दी से वो इंफॉर्मेशन. अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो जैसे ही कुछ आपने कॉन्सेप्ट बताया इमीडिएटली उन्होंने ग्रास्प कर लिया है. जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं उसको कनेक्शंस फॉर्म कर सकते हैं. तो can even jump various stages of learning because ये आ गया, अब ये से हमको ये connection समझ में आ गया. From this I can go on to the next connection. So this is what it is. Then they also, like they can give ideas, they can formulate hypothesis कि अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे तो हमारा result ऐसे ही आएगा, या एक hypothesis से एक explanation हम दे सकते हैं. Independently seek or discover why and how of things. Like, you will notice these children in your classroom where you ask them, and there's some children who are always out of box thinkers. So some we get stuck and we say, okay, that is good.
बट लेट अस सी व्हाट इट इज। पर लेट अस सी जो हम करते हैं ना, वो हम आउट ऑफ द बॉक्स को हम encourage नहीं करते हैं। हम वो वापस उनको उसी ढर्रे पे लाना चाहते हैं जो हमारी सोच है या जो हमारी किताबें बताती हैं। सेल्फ डेवलप डिटर्मिनेशन जो है इज skeptical of authoritarian pronouncements. मतलब these are the ones who will rebel. These are the ones who will say, but I don't accept this. Why am I made to do this when I can do this? So जो authorities हैं उसको थोड़ा सा ये लोग वो करते हैं, it pushes teachers and adults for explanations. कभी कभी टीचर्स भी वो हो जाती हैं, पेरेंट्स भी हो जाते हैं, क्या बार बार वो इस मतलब सवाल पूछते रहते हो, हमें नहीं पता। तो झंझलाहट में भी हम वो कर देते हैं, बट दे आर द वंस हु आर एक्चुअली knowledge seekers, who want to know more, who want to learn more. So reluctant to practice skills already mastered. एक बार हमने सीख लिया तो वो क्लास में अगर हम कर रहे हैं, बाकी बच्चे कर रहे हैं, तो वो बैठ गया। क्यों बैठ गया? अभी तो कर चुके हैं, अभी तो सीख चुके हैं, अब हमको क्यों और करना है? So there's reluctance, you will see. ये बच्चे जो हैं वो रूटीन लाइफ से बहुत बोर्ड हो जाते हैं। क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, कल तो किया था। उसमें पेरेंट्स भी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, बच्चे टीचर्स भी नाराज हो जाती हैं कि भाई जो प्लान्ड आउट है वो तो करना ही पड़ेगा। express are able to express ideas, they can give their preferences, relates to well। जनरली इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, वो जो ओल्डर बच्चे होते हैं जिनके साथ उनकी वेवलेंथ मिलती है, उनके साथ उनका उनसे उनका ज्यादा अच्छा रैपो होता है। I know of a boy who was what 28 years old or 30 years old, very talented, exceptional, and he didn't have his own classmates as friends. उनके कौन फ्रेंड थे? उनका फ्रेंड थे गवर्नर, उनका फ्रेंड थे चीफ जस्टिस, उनका फ्रेंड थे वो सीनियर एडवोकेट। ये सब उनके फ्रेंड्स थे, द सीनियर ब्यूरोक्रेट। ये सब उनके फ्रेंड्स थे बिकॉज उसको जो अपना वेवलेंथ था वो उससे मैच कर रहा था। सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ओरिजिनल आइडियाज लेके आ जाते हैं। दे हैव अ कीन सेंस ऑफ ह्यूमर। समटाइम्स उसको ब्लैक ह्यूमर भी आप बोल दीजिए कि अदर्स डोंट अंडरस्टैंड दैट ह्यूमर। फिर जनरेट्स अनयूजुअल इनसाइट्स। एंड ये सब जब जब होता है, वेरी ऑफन देन नॉट टीचर्स जो हैं उसी को वहीं पे कर्व कर देती है। हाँ ठीक है, जरा बाकियों को भी बोलने दो। बट ही इज टॉकिंग, ही इज जनरेटिंग न्यू आइडियाज, he's he has that aesthetic qualities where he's talking. He's ready to prepare with novel, experiment with novel ideas. आप बोलिए इसको करो, वो करने को तैयार है। Whereas other children may not be ready to take that risk. But this particular child is ready to take all risk, is ready to being wrong. But he wants to do it. So seeks unusual rather than unconventional relationships. Then comes your leadership characteristics. So leadership characteristics may he's very popular, communicates very well, takes initiative in any social activity, seeks leadership roles in social situations, may also inspire and persuade to meet goals. अपनी गोल्स हैं तो उसको इंस्पायर करेंगे, कब करते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर फेल हो जाएंगे। फिर नया आइडियाज चलो यूज करते हैं, नया मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, इनसे बात करते हैं, नया सीखते हैं, इंटरनेट पे खोजते हैं। सो दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज वेरी कॉन्फिडेंट, अडेप्टेबल है, फ्लेक्सिबल है नए सिचुएशन के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि जब हम ये लीडरशिप क्वालिटीज कर्व करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पे जो है वो प्रॉब्लम्स में अराइज विद द चाइल्ड। वो एडमेंट हो जाएगा, वो ढीठ हो जाएगा, वो स्टबर्न हो जाएगा, वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो जो है वो आपका एंटी सोशल भी हो सकता है। जो बहुत सारे हमने क्रिमिनल्स देखे हैं, they have
they have committed a crime and they have thought out of the box to do that. तो जब इस टाइप का करते हैं, तो अगर उस समय उनको नहीं कंट्रोल किया था, चार्ल्स शोभराज, यानी देशों की पुलिस उसके पीछे पड़ी रही और वो निकलता रहा. ईच टाइम इट इज एन इनोवेटिव वे. आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि उसके इनोवेटिव था. और क्योंकि वो इनोवेटिव था, क्योंकि उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, अगर उसको एक सही डायरेक्शन उस समय मिलता, probably he could have been a great scientist instead of a big criminal. He's willing to take responsibility. He is so he can synthesize ideas from the group. जो ग्रुप में आया है उसको पूरा synthesize करके उसका सार निकाल के फिर उसको एक प्लान फॉर्मुलेट करें जिससे वो एक्शन लिया जाए. And most important is motivational characteristic. ये बच्चे जो हैं, they will always strive for very high personal standards. Personal achievement पे बहुत करते हैं. और ऐसे बच्चे आप नोटिस करोगे कि they will be friends with high achievers only. They will not have friendship with low achievers, क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कि उनकी growth restrict होती है. So they may be very cordial, they may be ready to help, but their friendships will always be with the high achievers. They can set personal goals, persistent in seeing tasks to completion. ये नहीं है कि हाई अचीवर है तो हमने बहुत हाई स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर दिया और बीच में छोड़ दिया. नहीं, अगर हमने टास्क एक स्टैंडर्ड सेट किया है, so they will try their level best to achieve that. And also there's another characteristic of theirs, that in case if they fail, they accept their failure and probably will modify and redo it again. So they are self-critical, they are evaluative, are reliable, and prefer to work independently, because then they have their own thinking and their own way of doing. अब जब हम we have children with learning difficulties, we have children with learning disability, we have the gifted, we have talented, we talk about diversity. So diversity is our strength. So we talk about access, we talk about equity, we talk about equality. So equity is our commitment, inclusion is our goal. We are very close to it. काफी काम inclusion पे हो रहा है अपने इंडिया में भी. So we need to play, learn, and grow together. And when we say we need to plan, learn, and grow together, then we are talking about inclusion. Inclusion is right here to stay, and we talk about inclusion. So inclusion is about needs of the whole community. Whether it is you, me, or anybody, it is our needs which need to be tackled. It understands. It means understanding your school community. How can the school support you? It means celebrating diversity and individuality of a person. It is like, valuing other cultures. So inclusion is when children from all over join and we are together as a community. We learn from each other. We learn about each other's cultures. We learn about each other's values. We learn about अभी कल्चर की बात करें, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, those who are not even Maharashtrians, they are celebrating what do you call Ganpati. The Muslims are going to the Hindu households during Diwali and they're celebrating Diwali together. The Hindus are going to the Muslim households and celebrating Eid together. But this is what is valuing culture and celebrating it together. Reflecting on your practices, how effective we have been in including children or individuals coming from diverse backgrounds, knowing and understanding the needs of all pupils. When I'm in the class, I should be able to handle and train children, understanding what is their need, how do I work with them, how do I function with them.
So it is not just about access. हमने क्लास में बैठाल दिया, बस हमने access हो गया उनका in a regular school. No, it is not. Because access, you need to give them equal rights, you need to give them equal opportunities. So, and it is the responsibility of everybody, not just the teacher, not just the principal. It is the responsibility of the entire community. So it includes, number one, everyone. It means valuing everyone. Everyone needs to be valued, whether the child is coming from a low socioeconomic status, coming from different ethnic groups, whatever it is, coming from it has a disability, needs to be valued, not an add-on or an afterthought. So when we're doing an inclusion, uh, it is a conscious decision that yes, I need to include these children. Unlike अब जब से ये RTE हो गया है, and each school has to take a 10%, I think 10%, I'm not very sure, of children from marginalized backgrounds who are marginalized. And schools are finding ways of not taking them. And like, or वो add on हो जाता है, ये afterthought हो जाता है, because the policy says so I have to take. लेकिन उस बच्चे के लिए इतनी problems create कर दो कि बच्चा is unable to manage in the classroom and leaves. यहाँ पे मुंबई में एक स्कूल में there was an autistic child, and that child, nobody was handling that child or giving any type of a support. I mean, it went to such a limit that the parents complained, and then the child rights activist and the child rights department took over, and the disability group took on. So, I mean, everybody wanted to ensure that this particular child stays in the school. It is not just about IPs. Like, a teacher may say, oh, I've prepared the IP, now my work is done. No, when you've prepared an IP, you have to implement it also. Changing the way things are organized so that it suits pupils' needs. So, like, when you have children with diverse needs in your classroom, what we need to do is we need to uh, मॉडिफाई द क्लासरूम. जो क्लासरूम होता है उसको हमें एक मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे हर बच्चे की जो स्पेसिफिक नीड्स हैं वो मीट कर सकते हैं हम. प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबल लर्निंग. अब जरूरी नहीं है कि क्लास में पूरे टाइम हम लेक्चर मेथड से पढ़ाएं. हम एक वीडियो भी दिखा सकते हैं. वीडियो दिखाओ और वीडियो से आप पढ़ा दो. आप एक क्विज दे दो, आप एक गेम दे दो, आप एक स्टोरी दे दो, स्टोरी से आप पढ़ा दो. आप प्रोज को पोएम के फॉर्म में कर दो, पोएम को प्रोज के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में आप कर दो, एंड आप पढ़ा दो. So what we are doing is we have made a flexible, made our learning very flexible. और उसको हमने इतना मॉडिफाई किया कि हमारे क्लास का हर बच्चा जो है वो समझ ले रहा है और आंसर कर रहा है. My duty as a teacher is done, because I have met my objectives of children knowing a particular concept. So it is not just a policy, it is more than a policy. Policy है, policy को implement करना है, लेकिन policy को sustain करना है, वो हमारा responsibility है. Now, when we have a diverse group of children, what we need is inclusive strategies in an inclusive classroom. So when I use these strategies, the whole class benefits, not just one particular child, but whole class. So like, for the LDs, there are specific, excuse me. So for the LDs, there are these specific strategies. For the IDs, there are specific strategies. For the ADHD, there are specific strategies. But a teacher does not have that much of time in the classroom to deal with each child individually. So inclusive strategies are the one where each child benefits, irrespective of disability or no disability.
where the child with disability benefits, a child without disability also enhances his performance. The most important is a multisensory teaching. Teach him through different ways. जो भी आप कर सकते हैं, आप वीडियो दिखा दीजिए, आप पावर पॉइंट दिखा दीजिए, आप एक मॉडल बनवा लीजिए, टेक देम आउट फॉर लाइक टू सी समथिंग, बाहर से लोगों को बुलाइए, सिर्फ एक टीचर टॉक मत रखिए, यूज ऑल द वेरियस सेंसेस and you can teach, and believe you me, that is the best way of teaching. And how much the children also love the class, and also they comprehend better. हम लोग ने तो B.Ed वालों के साथ ही multi sensory teaching की थी, and so that they could use it in their classrooms, and it worked wonders. We need to have a classroom adaptation. So classroom size जो है, अब कुछ चीज हम नहीं बदल सकते हैं अगर रेगुलर स्कूल में है जहाँ 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, लेकिन टीचिंग एज तो हम लगा सकते हैं. हम क्लासरूम का अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल सकते हैं कि भाई ये ग्रुप ऐसा बैठेगा, ये ग्रुप ऐसा बैठेगा. सो व्हाट द मोर इंटेलिजेंट वंस, आप उनको मिक्स ग्रुपिंग कर दीजिए, सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ द लेस अचीविंग स्टूडेंट्स. अटेंशन टू फिजिकल नीड्स, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, गर्मी हो रही है, क्या वो बच्चे पढ़ेंगे. सिटिंग अरेंजमेंट्स जो है उनका अगर कर सकते हैं तो बेटर है. पोजीशन ऑफ द टीचर आगे खड़ी हो जाती है, पीछे क्या हो रहा है, दे डोंट इवन बॉदर. मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि पहले के जो 5 रो हैं वो एक्चुअली क्लास होता है, पहले के 4 या 5 जो टीचर भी जवाब देती हैं, बाकी सब वो डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चे हो जाते हैं. आप पढ़ें तो पढ़ें, नहीं पढ़ें तो कोई बात नहीं. Curriculum adaptation is an ongoing dynamic process that modifies, adapts prescribed program to study to meeting learning requirements of children. Curriculum adaptation जो है वो जो भी, अब क्या है कि मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा रहता है, इतना लिखा रहता है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, चाहे लर्निंग डिसेबल्ड हो, डिसलेक्सिक हो, चाहे ADD वाले हो, उन लोग को उतना अटेंशन स्पैन नहीं रहता है कि वो आपको बैठ के उतनी देर पढ़ें. तो जो हम करिकुलम अडेप्ट करते हैं, लेते हैं और उसको हम अडेप्ट करते हैं, तो एक लेवल जो है जो अडेप्टेशन करते हैं वो जो प्रेजेंट लेवल का होता है. जो प्रेजेंट लेवल का है उसको हम की पॉइंट सब लेके कर लेते हैं, क्योंकि और उसको पढ़ने से मतलब भी नहीं है. एक लेवल हम लोअर ले जाते हैं फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर लो फंक्शनिंग चिल्ड्रन, और एक लेवल हाई ले जाते हैं फॉर दोज हु आर अ लिटिल मोर what do you call adaptive, a little talented, extraordinary abilities, जो हम उनको एक लेवल हायर कर देते हैं. जब ये करते हैं, so the entire class benefits. सबको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, हमको 2-2, 3-3 बार नहीं पढ़ाना पड़ता है. एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस भी हम करते हैं, जिसमें 4 क्लासरूम एलिमेंट्स को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, which is based upon the students' readiness, interest और learning profile. तो जो कंटेंट होता है, what the students need to learn or how the students will get access to the information. 4 चीज पे करते हैं. एक कंटेंट पे करते हैं जो हमको पढ़ाना है, दूसरा करते हैं प्रोसेस पे करते हैं, हमको कैसे पढ़ाना है, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो कैसे हम स्टूडेंट को एंगेज करेंगे, कैसे वो कंटेंट मास्टर करेगा. अब जैसे बोला कि मैं वीडियो भी दिखा दूंगी, मैं एक क्विज भी कर लूंगी, मैं उसको ड्रामेटाइज भी करूंगी, ये सब प्रोसेस में आ जाता है. अब प्रोडक्ट में ये है कि अब आप देखेंगे टू व्हाट एक्सटेंट is the child able to understand what he has. वो कल्मिनेट करेगा
या तो प्रोजेक्ट्स में आप करेंगे, स्टूडेंट्स में आप उसको एप्लीकेशन देखेंगे, आप बोलेंगे ये मैंने पढ़ा दिया, अब देखो तुम कैसे करोगे। तो कोई जो है एक वीडियो बना लेता है, कोई जो है वो एक प्रोजेक्ट बना लेता है, कोई कोलाज बना लेगा, कोई एक यूट्यूब पे डाल देगा, कोई कोई जो है उसको ड्रामा में करेगा। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट इज। लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो द वे द क्लासरूम वर्क्स एंड फील, लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद ही अपना समय याद कीजिए, कोई ऐसा टीचर आता था जब बोरिंग होता था तो हम खुद ही सब जमाइयाँ लेने लगते थे। तो वो लर्निंग एनवायरनमेंट आप कैसे उसको उसको रिच कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन। सो दीज आर ऑल अप्रोचेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। Then curriculum reforms are required, use of teaching aid, simple curriculum, adequate facilities, participation in games, cooperative curriculum, providing reading material, co-curricular activities में participate कराना, multi-level and flexible curriculum. अब क्लासरूम हम कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। फिर स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, आप लोग ये जानते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग। एक्चुअली पीयर ट्यूटरिंग अगर आप देखिए, that really works very well. Collaborative learning, cooperative learning and peer tutoring. A lot of researches in India have been done जहाँ पे आप ये peer tutoring है, where you have mixed groups, you have one child with a little higher ability, little higher understanding, and he teaches his peer. Of course, that is supervised, and teachers train the peer. Ki, this is how you will teach, this is what you will say, and gradually children learn. But वो ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है। Differentiated instructions, I have just told you. Then there is UDL principles. Now UDL principles जो है, Universal Design for Learning. Now this is also a concept which has really taken up, and a lot of people are working on UDL principles, Universal Design for Learning. Basically ये शुरू हुआ था ये architectural principles से, जहाँ universal designs थी, spaces में आप design कर रहे हो, for, let's say, for a wheelchair to get in, for to giving access to people. गाड़ियाँ जो हैं उसमें एक रैंप बना दिया, या बसेस में रैंप बना दिया, ट्रेन्स में रैंप्स बना दिया, जहाँ चले गए, जहाँ पे सीढ़ियाँ हैं तो उसको आपने ऑल्टरनेटिव कैसे किया कि व्हील चेयर जा सकती है। सो वहाँ से ये प्रिंसिपल आया है, एंड नाउ इट इज़ a very very important approach in inclusive education, which is this यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। इनके तीन प्रिंसिपल हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, वही जैसे व्हाट ऑफ लर्निंग, हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, हाउ ऑफ लर्निंग, कैसे उसको हम डिफरेंट वेज से हम उसको एक्शन में ले सकते हैं। एंड मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, दैट इज द व्हाई ऑफ लर्निंग। So representation, the what of learning, तो ये है कि students differ in the ways that they perceive and comprehend information that is presented to them. तो अगर हम different ways में अगर उसको present करेंगे, they will all learn it better. आपका principle of action and expression जो है, how of learning, so learners differ in the ways that they can navigate a learning environment and experience what they know. And the third one is the why of learning, engagement. It is a crucial element of learning. You need to, the learners differ markedly the ways in which they can be engaged or motivated to learn. There are n number of lesson plans. If you check on the internet, you will get lesson plans on differentiated instructions, and you will get lesson plans on UDL also. And these days in Mumbai, most B.Ed colleges, SNDT I know is using, in the practice of teaching lessons, they're using UDL lessons.
Another very, very important approach is the response to intervention approach. Now, in this approach, what happens that you do an early screening for all children. ये 3 levels पे होता है, Tier 1, Tier 2, Tier 3. जो normally हम क्या बोलते हैं कि जो बच्चा रीडिंग में नहीं कर रहा है, राइटिंग में नहीं कर, असेसमेंट के लिए भेज दो. असेसमेंट में आया, कभी कभी अगर कोई स्किल्ड क्वालिफाइड असेसर नहीं रहा तो वो उसको लेबल करके ही भेज देते हैं कि द चाइल्ड हैज लर्निंग डिफिकल्टीज. What happens to the other children who are in the classroom? They also may be having difficulties or learning problems. Either क्योंकि टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया या उसको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया या वो एब्सेंट था उस दिन, वो एन नंबर ऑफ रीजंस. सो इसमें क्या करते हैं कि सपोज एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, आप मैथ्स पढ़ा रहे हो. मैथ्स में आपने पढ़ाया है वो आपने एक पूरा आप एक पूरा स्क्रीनिंग आप दे दीजिए. उसमें एक सेट क्राइटेरिया रख लीजिए कि देयर वुड बी if children who score above below 40%, 40 generally criteria होता है, they would be considered children who need intervention. So 40 के ऊपर आपके जो वो निकल गए, 40 के नीचे, तो 40 के नीचे फिर हम क्या करेंगे कि वो 40, मान लीजिए उस 40 के नीचे 20 बच्चे आते हैं, तो उन 20 बच्चों को मैं रेमेडियल स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी. पहले पूरे क्लास को भी सिखा सकती हूँ, फिर जो जो निकल गए वो निकल गए, जो बच गए उनको मैं डिफरेंट स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी. देन वी टीच अनदर कंटेंट, expect them to use the same strategies to learn. Again I do a screening. उसमें जो है फिर निकल गए और बचते हैं मान लीजिए 10 को मैं इंटेंसिव इंटरवेंशन दूंगी. और जो इंटेंसिव इंटरवेंशन यूजिंग मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज, जब मैं वो उनको दूंगी तो फिर मैं उनको असेस करूंगी. And after assessing them, what I will do is that I will then give them a test. तब शायद हमारे पास 1 या 2 बच्चे 1 या 2% बचते हैं. They are the ones who will go in for a detailed diagnostic assessment. This is what the entire class benefits. The entire class learns strategies. And they are done in 3 levels, Tier 1, Tier 2. Tier 1, the teacher does it. Tier 2, if there is a special educator will do it, or the teacher will do, and the Tier 3, it goes to a specialist. So this is what in just what I told you is response to intervention. So it is a tiered intervention before the child is identified as having learning disability. बहुत मिसडायग्नोसिस भी होती है तो वो निकल जाती है इस तरीके के अप्रोच से. Otherwise the child is labeled for life as a learning disabled, which may not be correct. Then there are metacognitive strategies. Now metacognitive strategies are cognition जो हम बोलते हैं, thinking, memory, perception, attention. वो strategies जो है जो बच्चा खुद उसको सिखाते हैं, and then at every step the child asks these questions, thinking about thinking. So there are n number of cognitive strategies where, like, there can be schemas, you fix up those strategies, you make connections, you visualize, you ask questions, you infer, then you determine importance, and then you synthesize. I do not have enough time to demonstrate each and every strategy. Then there is this tiered assignments. This concept to be understood or skill to be mastered, create online task first and then adjust up or down. It is same like your curriculum adaptation where you have one level and then you can adjust your assignments up and below. So below level task and above level task. So what happens is that all children benefit from this.
Semantic mapping is also very, very important and is very helpful. Uh, those who are doing research use this for your ROLs. It is excellent. जो रिसर्च कर रहे हैं, जो रिसर्च पढ़ाते हैं बच्चों को, ROL पढ़ाइए, सिमेंटिक मैपिंग करिए, गैप्स जो आपके जो आइडेंटिफाई जैसे करेंगे, क्या एक मतलब किस 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 एरियाज में क्या क्या रिसर्चेस हुई है, एक्सेलेंट वे ऑफ कन्वेइंग. सो ये एक विजुअल स्ट्रैटेजी है, कैटेगराइजिंग में हेल्प करता है, helps in writing the sequence, links words and ideas, builds on prior knowledge, enhances clarity and expression. So when I have a map like this in front of me, I go to land and I say, okay, land is roads. So what goes on roads? So it is motorcycle, it is bus, it's trolley, and so on and so forth. Again, another way of like what we do is we all of us do this of sorry. We have all used our knuckles to count. We have all used our knuckles to do our January, February, March. We have all done our knuckles to do our dates. That is a very good idea to teach children. Awareness of learning styles is very important. We have the Gardner's multiple intelligences. So where you have the visual, auditory, kinesthetic, logical, mathematical, interpersonal, intrapersonal. A very good idea would be like, I did that in one of my research papers. Tell the children we are going on a picnic, or tell the children that you have to organize, let's say, a program for the school. And how are you going to do this? Do your planning accordingly. And once they plan, you list down, do a semantic mapping. What are the things which are required? How are we going to do it? And once you do that, you say, now you all decide who will take up which responsibility. You will not believe it, children who have these special learning styles will choose accordingly, not even realizing that they have these special learning styles. So a visual one where they'll say, okay, we need to list down all the guests, we need to list down what we need to do, we need to plan. All the visual ones will go there. Somebody will say, we will take care of the music and how it will be organized. Somebody will say that, like, all the decorations, we will do it. Somebody will say, we will take up all the logistics, how much of expenses would be there. Somebody would say that, okay, I will write about the report. I will make a brochure. Why? Because that is his intrapersonal, wants to be left alone. So anything which I need to do on my own, I will do it. So I will make the brochures, write the invites, write the summary, write a report for the press. Everything is ready to do. The interpersonals will say, we will go and we will talk. We will go and we will invite. We will do the announcing. We will do. See how they will change accordingly. Graphic organizers are also there, and they are also called cognitive tools and helps us to consciously improve our thinking processes. There are many types of graphic organizers which are available on the net. Depending upon what your content is and how you want it to be represented, you can take the graphic organizers, use that graphic organizer in your classroom, and you will see how quickly the children form connections. Excellent way to teach, whether you're teaching at the higher education level or where you're teaching in the
in the primary or secondary schools. Excellent visual procedure or process. The KWPL is another strategy which first is know, then you what you want to know. Then the third one is you predict, and then you say what you have learned. Very often it is used when you are talking about, let's say, literature. You are doing it, you predict what is going to happen next. So, and what have you learned, what is the model? So if you put these first, what you need to do is how to use. Tell them, no, get them KNWPL, teach them what it means, teach them what they have to do, teach them with an example, and then give them a new passage and say this is how you will, which is the strategy. They will say KWPL. Okay, so K stands for no. Then what does W stand for? Want to know. What do you want to know? P is you predict, and then you write what you have learned. You make them write in a paragraph and they will start filling this up, and works very, very well. The another one is the 5 Ws. I'm sorry, my hiccups are not going. So the 5 W's are who, what, when, where, and why. So very helpful when you're writing your compositions, very helpful when you're writing your essay. So you have a guideline. Who? So the king. Okay, what? What did the king do? He called for a war. When? In the 15th century. Where? In like, let's say in Awadh. Why? Because he wanted to conquer more. This is how you will keep getting it, and as the story expands, the children will keep writing that. Excellent when you're doing your stories. Excellent when you're doing reading comprehension. Excellent when you're doing your essays, because this helps you to help some organization. The SQ3R, again, very helpful for reading comprehension. So where you survey, then you question, then you read, then you recall, and then you review. Mnemonics is a learning technique that helps us to organize information, retain information, remember information, and it enables to recall faster. Now, one of the very, very common mnemonic when we say is, generally we take the first letter, and one of the very common words for the planets is, my very educated mother taught me 9 planets. So the M, it's for Mercury, and my very V is for Venus, educated E is for Earth, mother M is for Mars, then Mercury, and then it goes on like that. So these are very, like, when you have a word like this, so laugh, take the first letter. Laugh and you get happy. So you take L, then you take A, then you take U, then you take G, and then you take H. So normally if things are not in a sequence, in order to make a mnemonic, you can rearrange your sentence. But if it is a sequence, then you can take the first 2 letters. That is a strategy you can devise for yourself. So thank you very much for your patience and listening to me. Thank you so much, ma'am. Friends, if you have any query, you can ask to ma'am or discuss with her. किसी को कुछ पूछना है? मैम Any question? हेलो मैम हाँ सर. सॉरी, मेरी हिचकी नहीं बंद हो रही है. हाँ सर, जी पूछिए. बोलिए. मैम ये जो निमोनिक्स है जो हम इसको जी. ऐड करेंगे
तो इसको जैसे टाइटल वाइज जो भी हमें टॉपिक पढ़ाना है उस हिसाब से लेंगे क्या? नहीं, कंटेंट वाइज। कंटेंट, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसमें से आप निकालिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो पहले निकाल लीजिए, राइट? और फिर उसमें से आप निमोनिक्स बना लीजिए। थैंक यू मैम। या Ma'am, thank you so much. It was very convincing and influential session. Why? Because all the teacher might have, understood now why the FIP or orientation program is essential. So this lecture definitely convinced us a lot, because in a class we have different, different students who have different, learning abilities. So generally, we people actually use one or two methods. You have discussed number of methods so that we can reach up to the students who are slow learner, and all types of learner we can reach out by these methodologies. So thank you so much, ma'am. Thank you so much. थैंक यू सर। लेकिन अब जरूरत ये है कि स्कूल में जाके टीचर्स को ट्रेन करने की अब जरूरत हो गई है, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम अगर करना है तो हमको हर स्कूल के हर टीचर को ये स्ट्रैटेजी सिखानी है जिससे पूरा क्लास बेनिफिट करें, और फिर उसके बाद आप परफॉर्मेंस देखिए कि बच्चों का कैसे इम्प्रूव करता है। True, ma'am. True. हम्म, Yes, ma'am. Yes, yes. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Any more question? Okay, so ma'am, I think there are no questions. So ma'am, on behalf of UGC HRDC Nagpur and from all the participants of Faculty Induction Program, I am Dr. Preeti Dharmik, Coordinator of FIP. Extend heartfelt thanks to you, ma'am, Dr. Preeti Verma, ma'am. Thank you for your valuable lecture. Very informative session, ma'am. Thank you so much, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thank you, friends. Thank you, ma'am. Thank you. And our next session will start Thank you, at ma'am. 1:30. Our next session will start at 1:30. So now I'm ending the meeting. Please join by 1:15. Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Yes. Okay, ma'am।